केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर का होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान कुछ भी पढ़ने से पहले हमें किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने का रीज़न क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे है बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान इस शब्द का अर्थ क्या है। बाल का अर्थ होता है बालक और मनोविज्ञान शब्द का अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, तो बाल से तो बालक हो गया, बालक हम सभी जानते हैं। अब मन का विज्ञान, अब ये मन कौन सा है। हम लोग जो आजकल दिल वगैरह की बात करते थे, ये वो मन नहीं है। ये मन होता है मस्तिष्क या माइंड। तो बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि बालक के मस्तिष्क का अध्ययन। विज्ञान का मतलब अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान शब्द में, बाल मनोविज्ञान विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बालक के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब ये मस्तिष्क का अध्ययन करते कैसे, तो इसके लिए है कि बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और मन का विज्ञान। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि विज्ञान की वह शाखा जो बालकों के मन का अध्ययन करता है, और यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, बालक के मन का अध्ययन किया जाता है। और यह अध्ययन कब किया जाता है, गर्भावस्था से। गर्भावस्था कौन सी, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, मतलब जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता तब तक, जब तक हम उसके माइंड का अध्ययन करते हैं, उसके मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, ये सब आता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब इस बाल मनोविज्ञान को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिक आए, सबने अलग अलग परिभाषाएं दी। सबसे पहला वैज्ञानिक आया क्रो एंड क्रो। सबसे पहले आया क्रो एंड क्रो, ये साइंटिस्ट आया। अब इसने क्या बताया कि बाल मनोविज्ञान है क्या। अब इसने बताया बाल मनोविज्ञान वह है जिसमें हम गर्भावस्था में इसने बताया कि बालक का जब वो माँ के गर्भ में है, गर्भाकाल से किशोरावस्था तक, मतलब कि जब बालक माँ के गर्भ में है तब से लेकर जब वह किशोरावस्था तक नहीं आ जाता, तब तक हम बालक के मस्तिष्क का जो अध्ययन करते हैं वह होता है बाल मनोविज्ञान। और यह बताया क्रो एंड क्रो ने। फिर एक और वैज्ञानिक आया, कौन था, जेम्स ट्रेवर। कौन था, जेम्स ट्रेवर। अब जेम्स ट्रेवर ने क्या बताया, इसने बताया कि बाल मनोविज्ञान वह है जिसमें हम गर्भकाल से अब इसने किशोरावस्था बताई थी, तो इसने बताया परिपक्वावस्था। परिपक्वावस्था मतलब मैच्योरेशन स्टेज। मतलब इसने क्या बताया कि बाल मनोविज्ञान क्या है कि जब बालक गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर जब वो परिपक्व नहीं होता, उसमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक हम जो उसका अध्ययन करते हैं, तब तक उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान थे। ये सब किसने बताया, जेम्स ट्रेवर ने। फिर एक और वैज्ञानिक आया, तीसरा, उसका नाम था आइजैक। और वैज्ञानिक आया आइजैक। अब उसने क्या बताया, उसने बताया क्रो एंड क्रो ने सबसे पहले बताया जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब से लेके जब वह किशोर नहीं हो जाता तब तक। फिर आया जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर ने बताया कि बच्चा माँ के गर्भ में है तब से लेकर जब उसमें परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती, जब तक वह मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हम उसका जो अध्ययन करते हैं वो होता है बाल मनोविज्ञान। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आया आइजैक।
आइजैक। अब इसने क्या बताया, इसने भी वही सब बताया जो इन दोनों ने बताया, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला कि जब बच्चा गर्भकाल में है, फिर उसके बाद गर्भकाल में रहा, फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ, जन्म के बाद कौन सी अवस्था आई, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आई, बाल्यावस्था। फिर बाल्यावस्था के बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था को हुई परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। इन सब अवस्थाओं में जब बालक के मस्तिष्क का अध्ययन होता है, बालक के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, इन सब अवस्थाओं में जब हम बालक के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं तो वो बाल मनोविज्ञान होता है। ये किसने बताया, आइजैक ने। ठीक है, फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, किलपैट्रिक। फिर एक और कौन सा वैज्ञानिक आया, किलपैट्रिक। अब इस भाई साहब ने क्या बोला, सबसे पहले क्रो एंड क्रो आया था। क्रो एंड क्रो ने बताया बच्चा माँ के गर्भ में है तब से लेके जब वह किशोर नहीं हो जाता, ये बताया क्रो एंड क्रो ने। फिर आया जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर ने बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब से लेके जब वह परिपक्व नहीं हो जाता तब तक। फिर आया आइजैक। आइजैक ने क्या बताया, आइजैक ने गर्भकाल से लेकर सारी अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था, इन सब में जो बालक के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान है। फिर आया किलपैट्रिक। अब किलपैट्रिक ने क्या बताया, किलपैट्रिक ने बताया कि बाल मनोविज्ञान उन सभी विशेषताओं का अध्ययन है जो जन्म के समय उपस्थित होता है, जो प्रौढ़ की विशेषताओं से भिन्न होता है। शैशव और पूर्ण परिपक्वता के बीच आकार, बनावट तथा उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है। किलपैट्रिक ने क्या बताया कि जब वो शैशवावस्था में होता है, जब वो शैशवावस्था में होता है, और दूसरा परिपक्व अवस्था। अब उसने कौन से बताई, इसने बताई किलपैट्रिक ने शैशवावस्था और परिपक्व अवस्था, इन दोनों में आकार, बनावट, रूप, संरचना, तर्क शक्ति, क्षमता, इन सब में जो अंतर होता है, इन सब के अंतर का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। ये सब थी बाल मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषा है। ठीक है, फिर आपने एक और शब्द सुना होगा, पहले हम लोग बाल मनोविज्ञान की बात करते थे पुराने टाइम में, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, टाइम बदलने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बदल गया, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बदल दिया। तो आजकल इस बाल मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, बाल विकास के नाम से। बात तो है कि ये बाल मनोविज्ञान बोलो या बाल विकास बोलो, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में क्या, उसके मन का अध्ययन किया जाता है। मन का अध्ययन किस तरह से, अलग अलग अवस्थाओं में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सब की स्टडी करते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में हम किसका अध्ययन करें, बालक के मस्तिष्क का, बालक के मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, उस कैसे बिहेवियर कर रहा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और ये सब अलग अलग अवस्था में जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ बालक के अलग अलग अवस्था में अलग अलग परिवर्तन आ रहे हैं, इन अलग अलग परिवर्तनों को विकास बोलते हैं। तो आजकल बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, बाल विकास। ठीक है, तो मतलब जब बालक इन अवस्थाओं में होता है, गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था, इन अवस्थाओं में होता है, तो बालकों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इनका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब ये बाल विकास है क्या, अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि बाल विकास है क्या। बाल विकास, मानव विकास, ये सब सिमिलर ही शब्द हैं, आप लोगों ने सुने होंगे पहले भी।
क्या है? बाल विकास या चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये है क्या? इसमें क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित कैसे? अभी हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक होता है। 4 वैज्ञानिक आए थे, चारों ने कहाँ तक बताया था? गर्भाकाल से किशोरावस्था तक। गर्भाकाल से इन्होंने गर्भाकाल से किशोरावस्था तक ही बताया सबको कि बाल मनोविज्ञान में कहाँ तक अध्ययन किया जाता है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है और तब से किशोरावस्था तक जब उसके मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है तो वो बाल मनोविज्ञान है। तो हमने क्या कर दी, इसको लिमिट कर दी कि यहाँ से यहाँ तक कि हम जो अध्ययन करेंगे, मतलब इन अवस्थाओं के बीच जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सबका जो अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में करते हैं। तो इसका क्षेत्र हमने क्या कर दिया, हमने लिमिट लगा दी कि इन दोनों से आगे नहीं जाना है। तो इसका क्षेत्र हमने क्या कर दिया, संकुचित कर दिया। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है। फिर और दूसरा पॉइंट क्या है? बाल मनोविज्ञान में केवल रचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब रचनात्मक परिवर्तन। अब ये रचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? बाल मनोविज्ञान में रचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रचनात्मक परिवर्तनों का तात्पर्य है कि बालकों में भिन्न भिन्न आयु वर्ग में होने वाले परिवर्तन। ये कैसे? रचना में मतलब उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन के जैसे जैसे एज बढ़ रही है, और एज में क्या, गर्भाकाल से किशोरावस्था तक की, मतलब इन अवस्थाओं के बीच में जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं बालक के शरीर में, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्या है? बाल मनोविज्ञान में बालकों का केवल वर्तमान क्षमता का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब सिर्फ वर्तमान में, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, वर्तमान क्षमता का अध्ययन। मतलब बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? वर्तमान क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है कि अभी बालक कैसा है। जैसे बालक गर्भावस्था में, ठीक है, तो वो माँ के गर्भ में है, तो उस टाइम में बच्चे को कैसा फील हो रहा है, बच्चा क्या महसूस कर रहा है ना, कि उसकी अवस्था कैसी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी करेंगे। फिर गर्भावस्था के बाद आया, उसने जन्म ले लिया, तो वो शैशवावस्था हो गई। शैशवावस्था में बालक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे सोचता है, कैसे विचार करता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है। फिर शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आ गई। तो हम एक टाइम में एक ही अवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे वो शैशवावस्था में था तो हम सिर्फ शैशवावस्था के बारे में बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाल्यावस्था में क्या करेगा वो हम बता सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या करता है कि वर्तमान क्षमता का अध्ययन किया जाता है। अगर वो गर्भावस्था में है तो सिर्फ इसी के बारे में हम बात कर सकेंगे। फिर किशोरावस्था में होगा तो वो हम इसी के बारे में बात कर सकेंगे। बाल्यावस्था में होगा तो हम उसी के बारे में बात कर सकेंगे। तो बाल विकास में क्या जाता है, उसकी वर्तमान क्षमता का अध्ययन किया जाता है कि वो एट प्रेजेंट में किस टाइप का है, वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसका एटीट्यूड कैसे, उसका इंटरेस्ट कैसे, वो कैसे सोचता है किसी के बारे में, उसका अध्ययन वर्तमान क्षमता के आधार पर किया जाता है। तो यह बाल विकास के अंतर्गत आता है। फिर होता है बाल विकास। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाल विकास में हम स्टडी किसकी करते हैं? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेस्ट, इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे अलग अलग अवस्थाएं में बालक प्रवेश कर रहा है, उस टाइम बालक का एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वह उसमें उसका किस में इंटरेस्ट है, इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका अध्ययन किस में किया जाता है? बाल विकास में। और बाल विकास क्या है? बाल विकास में बालक
उस व्यवहार एवं उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब बालक व उसकी अंतःक्रियाएं, मतलब बालक दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, वह किसी के साथ अपने संबंध कैसे बना रहा है। और यह संबंध सिर्फ फैमिली नहीं हो सकती, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है वर्तमान में, मतलब वातावरण में भी हो सकती है, वंशानुगत में भी हो सकती है, परिवार में हो सकती है। इन सब में वो बालक कैसे अंतःक्रिया कर रहा है, कैसे समायोजन कर रहा है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। मतलब बालक कैसे समायोजन कर रहा है, कैसे दूसरों के साथ अपना संबंध बना रहा है, इन सब का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। फिर हमने एक और शब्द सुना होगा, मानव विकास। मानव विकास बाल विकास का उल्टा ही है। बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव विकास में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव विकास में गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। मृत्यु पर्यंत क्या है? मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, मतलब जन्म ले लिया बालक ने, उसका जन्म होने से लेकर जब वह मर नहीं जाता, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हम उसके मस्तिष्क का जो अध्ययन करते हैं वह मानव विकास होता है। अब इसमें क्या था, इसका क्षेत्र संकुचित होता है। इसका क्षेत्र संकुचित क्यों होता है बाल विकास का? क्योंकि हमने इसकी लिमिट तय कर दी थी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही हमें मस्तिष्क का अध्ययन करना है। तो मतलब हमने इसकी लिमिट कर दी कि इससे आगे हमें जाना ही नहीं, तो इसका क्षेत्र हमें सीमित कर दिया, हमने छोटा कर दिया, तो ये बाल विकास था। लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया मानव विकास में कि गर्भावस्था से जब वो मर नहीं जाता, अब वो मरेगा तो 10 साल में भी मर जाएगा और 100 साल तक जी लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया कि गर्भावस्था से अगर वो मृत्यु पर्यंत तक हम किसी का अध्ययन करते हैं तो वो मानव विकास है। तो मतलब हमने लिमिट ही नहीं रखी ना, हमने लिमिट थी, किशोरावस्था एक लिमिट थी, तो ये इसका क्षेत्र संकुचित हो गया था। अब हमने ये लिमिट हटा दी है, इसको हटा करके हमने जब वो मर नहीं जाता तब तक कर दिया, तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया? व्यापक हो गया। व्यापक मतलब विस्तार, बड़ा, बहुत ज़्यादा, है ना, विस्तृत। तो मानव विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक क्षेत्र होता है। फिर क्या इसमें कि बाल विकास क्या था? रचनात्मक परिवर्तन होते थे। तो इसमें कैसे होते हैं? रचनात्मक परिवर्तन नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसमें अलग अलग एज का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें तो अलग अलग एज के साथ साथ जब वो मर नहीं जाता तब तक की स्टडी की जाती है। फिर है वर्तमान क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा तो नहीं है, बाल विकास में सिर्फ बालक के हर एक स्टेज का अलग से अध्ययन किया जाता है। जैसे अब वो इस क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, तो हम बस उसी का इसको पढ़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा अदर नॉलेज कुछ नहीं देना है। अगर वो शैशवावस्था में है तो हम सिर्फ उसी की स्टडी करनी है। लेकिन मानव विकास में ऐसा नहीं होता है। अगर वो गर्भावस्था में है तो वो आगे कैसा होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे किस तरह से पोषण देना है, उसे आहार देना है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था में आ जाएगा तो वो वृद्ध होने पर कैसे बिहेव करेगा, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव विकास में किया जाता है। तो इसमें वर्तमान क्षमता का अध्ययन किया जाता था। तो इसमें क्या होता है? वर्तमान के साथ साथ जो पास्ट में हुआ है उसका भी अध्ययन किया जाता था, और जो भविष्य में होने वाला है उसका भी अध्ययन किया जाता था, है ना। फिर क्या है? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेस्ट और इन सब में जो चेंजेस आ रहे थे उसका अध्ययन बाल विकास में किया जाता था। लेकिन मानव विकास में क्या किया जाता है? ये सब तो है ही, है ना। इन सब के साथ साथ सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब, अब सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? सर्वांगीण विकास मतलब सिर्फ एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेस्ट ही नहीं, इन सब के साथ साथ और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बालक में और उसके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है मानव विकास में। तो क्या हो गया? सर्वांगीण मतलब सभी विकास, और जितने भी इन तीनों के साथ साथ और जो भी विकास हो रहे हैं उन सब का अध्ययन भी मानव विकास में किया जाता है। फिर क्या था? बालक एवं उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें तो क्या था? सिर्फ बालक और सिर्फ कोई लड़का है, कोई बच्चा है, उसका वो और किसी के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन करते थे। लेकिन मानव विकास में क्या है? बालक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक की सभी अवस्था का अध्ययन। इसमें क्या था कि बालक की सिर्फ एक के साथ अंतःक्रिया, लेकिन मानव विकास में क्या है? बालक की सभी अवस्था का अध्ययन किया जाता था। ये क्या था? बाल विकास और मानव विकास में
अंतर। अब है कि मानव विकास के अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं ना, मानव विकास के अलग अलग क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब क्षेत्र से अर्थात है, क्षेत्र का अर्थ है कि मानव विकास से हमें क्या क्या हम सीख सकते हैं और मानव विकास हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है, हमें किस तरह से लाभ पहुँचा सकता है। तो हम कुछ भी चीज़ क्यों करते हैं, हमारे वो काम आएगी तो ही हम करेंगे ना। अभी कोई चीज़ हमें कोई यूज़ ही नहीं आ रही है, उसका हमें कोई लाभ ही नहीं है, तो कोई काम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह से मानव विकास करने का क्या लाभ है, क्या होगा हमें ये करने से, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना कि हम ऐसे करेंगे तो हमें ये लाभ हो रहा है, तो हम चलो ये काम कर लेते हैं, है ना। तो मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से, मानव विकास के क्षेत्र। फिर है इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले मानव विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो अभी हमने पढ़ा ही है, अभी यही रामायण गाई है इतनी देर से। विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी पता ही है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इन सब का अध्ययन किया जाता है, तो ये मानव विकास है। फिर और कौन सा आता है, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। ये तो थी विभिन्न अवस्थाएं, अब ये कौन सा है, विभिन्न पहलू। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, इनमें तो क्या था, विभिन्न अवस्थाओं का, अवस्था तो आप लोगों को पता ही है। फिर है विभिन्न पहलू। अब ये विभिन्न पहलू क्या कौन से, कि बालक का जो विकास हो रहा है वह किन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं। अब मानव विकास के क्षेत्र ही पढ़ रहे हैं, तो कैसा हो गया, सामाजिक विकास होना चाहिए। सामाजिक नाम से पता चल रहा है, समाज, समाज से संबंधित। फिर है मानसिक, मानसिक भी नाम से पता चल रहा है, मन से संबंधित। और मनोविज्ञान में मन का मतलब मस्तिष्क, तो मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक। बौद्धिक में कौन सा शब्द आ रहा है, बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, वह किस तरह से सोचता है, किस एज में। फिर है सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक या चारित्रिक, मतलब उसका चरित्र कैसा है, वह किस तरह से व्यवहार करता है, अच्छी बुरी आदतें, वह कौन सी बातें ग्रहण कर रहा है, अच्छी आदतें सीख रहा है, बुरी आदतें सीख रहा है, या फिर दोनों सीख रहा है। फिर और कौन सा विकास होता है, संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या क्या कि वह किस एज में आकर कौन सा संवेग प्राप्त कर। संवेग कौन कौन से होते हैं, भय मतलब वो डर रहा है, वो खुशी प्रकट कर रहा है, वो चुप चुप रहता है, किसी से बोलता नहीं है, तो ये सब क्या है, संवेग है। वो किस एज में आकर कौन सा संवेग प्रकट कर रहा है, या कौन सा संवेग ग्रहण करना है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। तो ये सब क्या है, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है मानव विकास में। फिर और कौन सा क्षेत्र है मानव विकास का, मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम नाम तो सुना ही होगा, 10वीं 12वीं तक साइंस अपने पढ़ी है, वंशानुक्रम का प्रभाव। अब ये वंशानुक्रम में क्या, जैसे कोई बालक है, अपने परिवार में जो देखते हैं वही सीखते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, जैसा देखेंगे वही सीखेंगे। तो अगर किसी के परिवार में कोई बच्चा अपने ऐसे पढ़े लिखे परिवार में रह रहा है, तो उसको नॉलेज भी उसी टाइप से मिलेगा कि वो मेरे पेरेंट्स ऐसे, हमारा घर का माहौल ऐसा है, तो मुझे भी ऐसे, मैंने अच्छी आदतें सीखेगा तो अच्छी आदतें देखेगा तो अच्छा सीखेगा। तो जैसे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। अगर वो अच्छे परिवार में रह रहा है, उसका परिवार वगैरह अच्छा है, वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। वंशानुक्रम के साथ साथ और किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का। अब ये दोनों एक जैसे, ये दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा पढ़े लिखे परिवार से है, तो वो भी पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स खुद उसको पढ़ाएंगे, उसको ऐसा एक माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक उसमें पढ़ने के लिए भावना जगेगी। तो ये सब क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव है, माता पिता को देखकर ही वो सीखेगा।
फिर है वातावरण का प्रभाव, वो आसपास से भी सीखेगा। अगर जैसे कोई बच्चा पढ़े लिखे परिवार से है, उसके पापा टीचर है, डॉक्टर है, ये सब है, तो वह उसके अपने बेटे को भी वही बनाना चाहेंगे, उसके बच्चे को वैसे माहौल दिया, ये वंशानुक्रम में भी आया और ये वातावरण में भी आया। लेकिन अगर कोई पढ़े लिखे परिवार का बच्चा है, अगर वो किसी ऐसी संगति में पड़ गया, अगर मतलब चोरी डकैती इन सब चीज़ों में पड़ गया, तो उसका वातावरण गलत हो गया, उसका वातावरण कैसा हो गया, अनैतिक हो गया, मतलब उसका वातावरण बदल गया ना। है वो अच्छे परिवार से, उसका वंशानुक्रम अच्छा है, लेकिन उसका वातावरण कैसा हो गया, खराब हो गया, तो क्या हो गया, उसके मानव विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ गया ना। अगर वो बुरी संगति में आ गया तो उसका जो मानव विकास है, उसका जो विकास है वह भी गलत हो जाएगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण पर मानव विकास का प्रभाव पड़ता है। फिर और क्या है मानव विकास में, अधिगम एवं परिपक्वता। अधिगम एवं परिपक्वता। अब अधिगम और परिपक्वता क्या है? परिपक्वता तो सुनते आए हो अभी शुरू से, अब मैं यही पढ़ा रही। परिपक्वता, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना सीखना, तो उसको मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं अधिगम। और परिपक्वता का अध्ययन मतलब होता है मैच्योरिटी, मतलब उसमें समय के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस और उसकी सोचने की क्षमता कैसी है। तो मानव विकास पर अधिगम और परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर वो बच्चा जिस एज में, हमें उसे उसी एज के हिसाब से पढ़ाई देनी चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है तो हमें उसे खेल खेल के द्वारा सिखाना चाहिए, बड़ा बच्चा है तो उसे लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाना चाहिए। उसे मतलब सिर्फ बोल कर तो नहीं समझा सकते, उसे वह बात समझाने के लिए, सब्जेक्ट समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे उसकी एज के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको मैं गणित का सवाल, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, छोटा बच्चा ये सब करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग, इन सब के अलावा मैं बड़े बड़े थ्योरम वाले सवाल दे दूँ उसे, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अधिगम ही नहीं है ये। तो मतलब वो बच्चा जिस एज में है हमें उसे उसी एज से पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो हमें उसे उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, छोटा बच्चा है तो उसके लेवल क्या उसे पढ़ाना चाहिए। तो क्या है, अधिगम सीखने के लिए परिपक्वता ज़रूरी है। अगर मतलब ज़्यादा बुद्धि होगी तभी तो वो अच्छे से सीख पाएगा, अगर कम बुद्धि होगी तो उसे उस हिसाब से सिखाना चाहिए। अगर परिपक्वता है तो उसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। अगर उसमें परिपक्वता नहीं है, वो छोटी बुद्धि का है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे सीखने का मार्ग बदलना होगा। सिखाना उसे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसमें कम बुद्धि है तो हम उसे सिखाएंगे नहीं। उसे सिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें उसके लिए अलग मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या होता है कि बालक को सिखाने के लिए हमें उसकी एज के अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर मतलब छोटा बच्चा है तो उसे उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, खेल द्वारा सिखाएंगे तो वह जल्दी सीख जाएगा। बड़ा बच्चा है तो उसे थ्योरम के सहारे सिखाना चाहिए। तो मतलब अधिगम मतलब सीखने के लिए परिपक्वता ज़रूरी है। परिपक्वता ज़्यादा होगी तो वह अच्छे से सीख पाएगा, मतलब और ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। अगर उसमें परिपक्वता कम है तो उसके अधिगम की जो दर है वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। तो मानव विकास के ये सब क्षेत्र थे कि विभिन्न अवस्थाओं में उसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अवस्थाएं कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और ये सारे पहलू हैं, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अधिगम और परिपक्वता भी ज़रूरी है मानव विकास के लिए। आज की क्लास में इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।